बैठकों के एजेंडे में क्या क्या हुई बात, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में तो हमने बता दिया कि हमारे साथ जुड़े हैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका स्वागत है। साथ ही साथ अनुपम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अनुपम जी। हमारे साथ संदीप कुमार वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है संदीप जी। और साथ ही साथ के शर्मा जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा अनुपम मिश्रा जी। दरअसल योगी दिल्ली में हो, इसकी चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पिछला 25 अक्टूबर भी याद है, अगर मैं डेट सही बता रहा हूं तो योगी आए थे, चर्चा बहुत हुई थी। आज योगी आए, प्रधानमंत्री से मिले और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी दिल्ली में हैं, इसकी भी बड़ी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि क्षेत्रीय या जातिगत संतुलन साधने के लिए हाईकमान से मिलकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, संगठन में किस तरह का फेरबदल हो, इस पर भी चर्चा हुई होगी। एसआईआर को भी लेकर के चर्चा हुई है। आखिर कुछ हुआ क्या है, क्या होने जा रहा है यूपी में? नहीं, देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से, अपने नेता से मिल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं। जो फोटो सामने आई है, जैसा आपने खुद दिखाया, प्रधानमंत्री आईपैड खोल के बैठे हैं तो योगी फाइल। कुछ भी हो सकता है, एसआईआर भी हो सकता है, कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो सकता है। ये बात चर्चा में तब आती है जब उसी समय पे आपको डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी वहां पे नजर आते हैं। तो एक योगी के कार्यकाल में एक जो बात है, जिसके चलते एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा होती रहती है कि राजनीतिक लोगों की बहुत हैसियत बची नहीं है। वो सांसद हों, विधायक हों, कार्यकर्ता हों, मंत्री हों, डिप्टी सीएम हों, बहुत सबकी चलती नहीं है। योगी उसको अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन योगी पॉपुलर इतने ज्यादा हैं कि आप उनका कुछ कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात मुझे लगता है पंकज जी, और इस पे मैं आपकी भी राय चाहूंगा, कि हमारे देश में एक पद बड़ा जबरदस्त क्रिएट हो गया है जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन जाता है। उसका नाम है डिप्टी सीएम। अब वो अजीत पवार से लेके दुष्यंत चौटाला से लेके क्या नाम है, ये जो आपके वीआईपी के नेता है, क्या नाम है आपके, मुकेश सहनी, मुकेश सहनी से लेके, जो हमारे सम्राट चौधरी से लेके, केशव मौर्य से लेकर, ये डिप्टी सीएम पद बड़ा उछल कूद करता रहता है। कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए, कोई डिप्टी सीएम बनने के बाद, कोई डिप्टी सीएम से हटने के बाद। तो ये एक जबरदस्त एक पैरेलल पावर सेंटर के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभर के आया है, जहाँ पे समाज के विभिन्न वर्गों को आप एक जगह देने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए डिप्टी सीएम पद पर आप किसी न किसी वर्ग से कोई आदमी ले आते हैं। और जाहिर सी बात है, जो डिप्टी सीएम बनता है तो फिर उसका मुख्यमंत्री का भी ख्वाब होता है। उत्तर प्रदेश में ये समस्या पुरानी है। देखिए, 2017 का जो चुनाव लड़ा गया था वो केशव मौर्य के नेतृत्व में लड़ा गया था। केशव मौर्य उस समय उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रमुख थे। आमतौर पर यह होता है कि भाई जो पार्टी प्रमुख होता है राज्य का, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। लेकिन उस समय एक सरप्राइज चॉइस योगी आ गए। उसके बाद जब 2022 में चुनाव हुआ तो केशव अपना चुनाव ही हार गए। तो एक तरह से उनका, जिसे कहना चाहिए, जो दावा है वो बहुत कमजोर पड़ गया। योगी इस बीच बहुत पॉपुलर होते चले गए। आपने देखा है कि योगी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में और विदेशों तक उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि योगी रहेंगे, योगी हटेंगे। कितने ढेर सारे चैनल हैं जिन दिन में 3 बार योगी को हटाते हैं, जो दिन में 3 बार योगी को बर्खास्त करते हो। मैं समझता हूँ 7-8 साल से उनकी रोजी रोटी इसी भी चल रही है। तो मेरा अपना मानना है कि योगी की जो पॉपुलैरिटी है उस पे इनको, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन हटाना चाहता है कौन रखना चाहता है, लेकिन योगी को हटाया जाना अभी आज की तारीख में संभव नहीं है, हमको लग रहा है। एक नहीं, बात बड़ी साफ नजर आ गई, और मैं हटा मैं 2024 में एक बात नजर आई है पंकज भाई, जो बात मैं हमेशा कहता था। दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। बिना लखनऊ के रास्ते आप दिल्ली नहीं पहुंचते। यानी कि नरेंद्र मोदी तक को बिहार, गुजरात छोड़कर काशी आना पड़ता है। प्रधानमंत्री बनना है तो आपको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है। आपने देखा 2024 में जितनी सीट भाजपा लूज की एक्स्ट्रा, उतनी सीट से भाजपा की केंद्र में बहुमत, उतनी ही सीट से 30 सीटों से बहुमत रुक गया।
तो 2000 मुश्किल से 1 साल बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव के। ये बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा हारेगी या जीतेगी, वो एक उनकी एक इमेज की लड़ाई तो हो सकती है, उससे उनकी सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पर उत्तर प्रदेश में भाजपा हारेगी या जीतेगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, ये केंद्र की सरकार, मतलब 2029 में ऐसा नजर आने लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। जैसा कि बात हुई कि कैबिनेट एक्सपेंशन से लेके एसआईआर से लेके जो माघ मेला हमारे यहाँ चल रहा है इस समय, वो तमाम लोग कुंभ में नहीं आ पाए, इसलिए बहुत बड़ा माघ मेला भी चल रहा है। बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। और जैसा कि आपने फिर बताया कि शुरुआत में कि एक आदमी टैब खोले बैठा था, एक आदमी फाइल खोले बैठा था, तो कुछ हो रही होगी चर्चा। नहीं हो रही होगी चर्चा, लेकिन अनुपम जी बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनके अलावा 2 डिप्टी सीएम, वो भी दिल्ली में, योगी अकेले मिलते हैं पीएम से। ये चर्चा इसलिए अहम हो जाती है। साथ ही साथ एक नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं योगी, और उनकी केमिस्ट्री को लेकर के भी अंदर खाने बहुत चर्चा है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे संतुलन बिठाया जाए, उसको लेकर के भी बीजेपी हाईकमान की तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास होता रहता है। इसलिए बहुत चर्चा है क्योंकि भाई आपके पास पार है और आप किसको मुख्यमंत्री, किसको मंत्री बनाना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता असम के सीएम आएंगे तो चर्चा होगी, वो आए हैं, पर क्या करने आए हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी आए हैं, 2 बड़े नेता भी आए हैं, उसकी चर्चा नहीं होता। हिमंता की चर्चा होती है, उसकी चर्चा नहीं होती, पर यहां चर्चा जरूर होती है। और अब चर्चा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि सरकार और संगठन में समन्वय कायम रखना भी बहुत जरूरी है, और मिशन 2027 के लिए यह बेहद जरूरी है। पंकज चौधरी आ गए हैं। पंकज चौधरी के साथ सरकार, मतलब संगठन और सरकार के बीच में समन्वय कैसे रहे, यह भी बहुत जरूरी है। तो बहुत तरह की बात चल रही है कि संगठनात्मक तौर पर कैसे बदलाव हो, इसके लिए भी हाई कमान का परमिशन जरूरी है। मंत्री कौन कौन बने, इसके लिए भी परमिशन जरूरी है। भूपेंद्र चौधरी मंत्री थे, माफ करिएगा प्रदेश अध्यक्ष थे, हट गए, पंकज चौधरी आए, भूपेंद्र चौधरी रीइंस्टेट होंगे, और भी कई सारे लोग रीइंस्टेट होंगे, इसकी चर्चा हो रही होगी। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन कैसे बिठाया जाए, और हाईकमान से आदेश लेकर के दिल्ली में इस तरह की बात की जाए। शायद इसलिए यह मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद हैं। मैं संदीप कुमार वर्मा जी आपसे यह सवाल करता हूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? पंकज जी देखिए, जब चुनाव होता है ना तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल होती हैं। बिहार का चुनाव मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। तो बिहार के चुनाव में तीनों डिप्टी सीएम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत काम किए हैं, और जाहिर सी बात है जब आदमी मेहनत करता है तो वो सोचता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट उसे मिले। रही बात डिप्टी सीएम की, देखिए कई बार ऐसा संगठन में हुआ कि जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को संगठनात्मक दृष्टि से ही उनको आगे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर उनको भेजा जाए, लेकिन चूंकि वो बात हो नहीं पाई, ना बन पाई। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है योगी जी को कि ऐसा लग रहा है कि योगी जी के पैरेलल कोई एक और संगठन चल रहा है, या योगी जी के पैरेलल एक ताकत का और काम कर रही है जो योगी जी को काम करने में रोक रही है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विषय है। अच्छा, समस्या ये भी है कि अभी पंकज चौधरी जी आए हैं, और जैसे पंकज चौधरी जी आए हैं तो संगठन में बहुत सारे उथल पुथल है। उधर भूपेंद्र चौधरी का एक लॉबी अलग चल रहा है, और पंकज चौधरी जी की लॉबी एक अलग चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य की लॉबी अलग चल रही है। तो कई सारी लॉबियां बन गई हैं वहां पे। उस लॉबियों को इकट्ठा करके, क्योंकि अमित शाह जी को पता है कि अगर ये लॉबियां बन जाएंगी तो 2027 का भी चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 29 का तो मुश्किल रहेगा। तो ये लॉबी भी खत्म करना है, और इसीलिए बहुत सारे आप देखिएगा पंकज जी कि जो मैं अंदर तक पता किया हूं सूत्रों से कि बहुत सारे संगठनात्मक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारे युवा चेहरे आएंगे, और जो बहुत सारे मंत्री थे जो नॉन परफॉर्मर्स थे उनको हटा दिया जाएगा, और हो सकता है कि उनको संगठन में भी न जोड़ा जाए, न संगठन में आगे बढ़ाया जाए। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि
कई सारे ऐसे कैबिनेट मंत्री भी होंगे जिनको हटाया जा सकता है और सीधा जो है उनको संगठन में भी भेजा जा सकता है, या फिर कोई भी दायित्व नहीं दिया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो संगठन में जिस तरीके से कह रहे ना कि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में फाइल थी, तो सबका परफॉर्मेंस लेकर गए थे कि किसने क्या काम किया है। आप देखिए कि उधर जो है बाकी दोनों डिप्टी सीएम जो है संगठन के लोगों से मिल रहे थे। तो ये एक समन्वय बनाने की बात है कि किस तरीके से संगठन का विस्तार किया जाए, और संगठन के विस्तार से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। और उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद ये जो उभर के आया कि बहुत सारे ब्राह्मण नेता बैठ के जो है मीटिंग किए हैं, और मीटिंग के बाद जो है कुछ कहीं ना कहीं सुबुगाहट सुनने में आ रहा था। महेंद्र नाथ पांडे चूंकि चुनाव अधिकारी रहे हैं, तो उनकी भी बात रखी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए हैं इनके बीच में कि इनको किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, ब्राह्मण चेहरा लाया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई कैबिनेट मंत्री अच्छे लेवल पर नहीं है, अशोक कटारिया जी का नाम भी आजकल चल रहा है, अशोक कटारिया जी को लाया जाए। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको फ्रंट फुट पे खेलने का मौका दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जरूर संगठन में डिस्कशन हुआ होगा, और वही संगठन में डिस्कस करके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ नहीं, पर डिस्कशन हुआ होगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना रुद्र जी, हर जाति के लोग मीटिंग करते हैं, तो ब्राह्मणों ने मीटिंग कर ली तो क्या अनर्थ कर दिया? ये बात भी, ये लॉजिक भी बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा ही दिया गया ना। पंकज चौधरी नाराज हुए, लेकिन सरकार में बैठे कुछ लोगों ने ये बात कही कि हम कोई एंटी योगी नहीं चल रहे हैं, हम कोई एंटी बीजेपी नहीं चल रहे हैं, लेकिन और जाति के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से हमने भी मीटिंग की, उसमें गलत क्या है? तो सवाल ये उठता है कि इस मुद्दे को बहुत तूल देने का मतलब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सवाल 1। अगर हम सवाल 2 की बात करें तो वो बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ठीक है कुछ मंत्री हटाए जाएंगे, तो क्या ये सत्ता और संगठन के समन्वय से होगा कि वो संगठन में काम करने जाएंगे या साइड लाइन कर दिए जाएंगे, या संगठन में कुछ लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी? तो क्या ये भी संगठन और सत्ता के समन्वय से होगा? क्या देख रहे हैं आप? देखिए पंकज जी, पहला मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं जिसमें ब्राह्मण मीटिंग की बात करी जाए। तो हमेशा योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश होती है कि वो एक ठाकुर हैं और ठाकुरों की बातें ज़्यादा मानी जाती हैं, ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होता है। तो ये एक नैरेटिव चलाने की कोशिश है जिसमें एक थोड़ा सा आपने ये समझ लीजिए कि आग में घी का काम पंकज चौधरी जी का बयान कर देता है। तो ये उस नैरेटिव के तहत वो आता है। दूसरी जो बात होती है, जब से आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, एक दूसरा जो वर्ग है वो हमेशा उनके खिलाफत में रहा। जैसे अभी अनुपम जी ने कहा कि शुरू से ही ये चीज़ चलती आ रही है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, जो भी है एक धारणा बनी रहती है। और इसको इसलिए जीवंत माना जाता है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब इसको मतलब दर्शाया नहीं जाए। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ अगर आज आए हैं तो उनके दोनों डिप्टी सीएम यहाँ आए हैं, तो वो एक मैसेज क्रिएट कर देता है कि भाई उनको आने की क्या जरूरत है। आपने भी कहा कि जैसे अगर असम के मुख्यमंत्री आते हैं तो और कोई नेता आता है तो उस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन यहाँ होता है। एक पैरेलल व्यवस्था चलाने की कोशिश करी जाती है। जैसे पंकज चौधरी को भी अगर हम देखें तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो भी गोरखपुर से ही आते हैं। तो लगता है मैसेज देने की कोशिश होती है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद है वो इतना बढ़ गया है कि इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है कि वो प्रदेश अध्यक्ष वहीं से हों तो मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दबाव है ऐसा नहीं दिखता है। दूसरी जो चीजें हैं कि जो समन्वय की कमी हो रही, जो मंत्रिमंडल की बात हो रही है, कि ये आवाज बहुत लंबे समय से उठ रही है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिसको दिल्ली से बनाया गया है और उनकी जनता पर न पकड़ है, न उनके काम करने की शैली जो है संगठन के हिसाब से भी सूट नहीं कर रही है और भाजपा की कार्यशैली के हिसाब से भी सूट नहीं कर रही। उनको एमएलसी बनाया गया, सीधे उनको मंत्रिमंडल में ला दिया गया और उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत कम है। और जब से 2024 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई है और उस हार में जो ये मैसेज जाता है कि आदित्यनाथ को हटाया जाता, सीटें अगर ज्यादा आ जाती बीजेपी की, तो ये मैसेज काम कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि आदित्यनाथ ने इस बात का भी, जैसे इंटरनली ये बात होती है कि उनके द्वारा जो लोगों को बताया गया था उनको टिकट नहीं दिया गया, टिकट में फैसला दिल्ली से ले लिया गया, उसका नुकसान हुआ। वो मैसेज इस बार नहीं जाना होगा, इसलिए वो जो आप बता रहे हैं कि जो फाइल दिखाई जा रही है, जो चीज है, वो क्लियर मैसेज अपना दे रहे
चाहूंगे प्रधानमंत्री को कि देख लीजिए ये चीजें हैं, बाकी निर्णय आपको लेना है। और अगर योगी आदित्यनाथ की सुनी जाएगी, अगर इस बार अगर मंत्रिमंडल में विस्तार की आप बात करी जाएगी, तो आप देखेंगे कि युवाओं को और महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। आज भी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आपको युवा चेहरा खासकर दिखाई नहीं देता है, जबकि युवाओं की बहुत आबादी है। महिला कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है कि जो महिलाओं के वोट को ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। तो ये दोनों चीज आपको दिखाई देगी अगर योगी आदित्यनाथ की चलती है। और कम से कम 3-4 ऐसे मंत्रियों को हटाया जाने वाला है जो लोग एमएलसी से सीधे बने हैं, वो चुनाव जीत कर नहीं आए हैं। इस सरकार में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। और जो बार बार इस दबाव बनाने की कोशिश होती है कि दिल्ली से कुछ लोगों को भेजा जाता है और किसी तरह से घेरने की कोशिश की जाती है आदित्यनाथ को, ये जो मैसेजिंग का काम है वो अब इस बार क्लियर कट होगा कि लड़ाई आमने सामने की होगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो काम करने का तरीका है वो उस तरीके से नहीं बात करते हैं, उनकी बात सीधे बात हुई होगी। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा होगा तो उन्होंने लाग लपेट लगाकर इधर उधर की बातें नहीं करी होगी। उन्होंने स्पष्टता के साथ जो अगर उन्होंने परफॉर्मेंस की बात करी होगी तो सबकी लिस्ट के साथ उन्होंने सीधे सीधे बात रख दी होगी कि ये लोग हमको चाहिए, ये लोग हमको नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए बीजेपी का जो संगठन है उसमें भी ये चीज बार बार आती है कि बीजेपी आदित्यनाथ को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आदित्यनाथ के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि पहले बंसल जी थे तो ये माना जाता था कि उनके खेमे के नहीं है, एक दूसरे के बीच बड़े लंबे समय तक खींचातानी रही। अब तो चलिए संगठन के बीच ऐसे समन्वय की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो स्थिति है अब आदित्यनाथ उसको आगे पार कर चुके हैं। और अगर प्रधानमंत्री से सीधे बात हो रही है तो सीधे इसी बात पे बात हो रही है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें बड़ा पॉजिटिव ट्वीट है कि आप हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास हो। मतलब ये साफ दिखाई पड़ता है कि सीएम पीएम से मिलकर के कितना खुश हैं। पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी का संगठन अगर मजबूत दिखाई पड़ता है तो बार बार सरकार आती है, कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है, क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पीछे छूट जाते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। हमने कई राज्यों में ऐसा देखा है कि जब सरकार आती है तो कार्यकर्ता ही बड़े उदास दिखाई पड़ते हैं, उनको लगता है हमारी बात सुनी नहीं जा रही। हमने ऐसा बिहार में भी देखा, हमने अन्य राज्यों में भी देखा जहां पर कार्यकर्ता उदास दिखे हैं। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी संगठन की वजह से ही लगातार सत्ता में बनी रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। मैं के शर्मा आपके पास आना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि इस बार प्रयास वही है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था वो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में सेटबैक था। मिशन 2027 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कई मायनों में है, क्योंकि भाई आपको प्रेसिडेंट भी चुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चाहिए, आपको सरकार भी बचाए रखना है, और सरकार तीसरी बार बनेगी तो पूरे देश में एक अलग मैसेज जाएगा। तो आपको लगता है ये पूरी कवायद इसलिए है ताकि संगठन और सत्ता में समन्वय बना रहे? और आगे मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि 60 मंत्री बनाए जा सकते, 54 है अभी, तो आगे किसका प्रमोशन हो, किसका डिमोशन हो, किसको इंक्लूड किया जाए, ये तमाम बातों की चर्चा हुई है। देखिए बिल्कुल पंकज जी, आप बहुत सही बात बताए कि जिस तरह से समन्वय को दिखाना बहुत जरूरी है। जो किसका डिमोशन होगा, किसका प्रमोशन होगा, ये बेसिकली इसका यही पर्पस ही होता है कि कैसे किया जाए। यहाँ पे जो मैंने देखा है, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैदराबाद मिश्रा जी बताएं और यहाँ पे रुद्र प्रताप जी है, इनका कुछ बातों को देखा जाए तो बहुत ही सही उन्होंने आकलन किया है कि जो 60 का जो कैपेसिटी है 54 है, 6 बनाना है, 6 में किसका नंबर आएगा, जैसे पूजा पाल है, गोविंद राय शुक्ला है, अशोक कटारिया है और जो है भूपेंद्र चौधरी है। 2 एमओएस भी ले सकते हैं, राज्य मंत्री के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये चीजें जो है अलग अलग वर्गों से अलग अलग लोगों को लाना, और साथ में ये एक मैसेज जो लोगों के बीच में है कि सीएम योगी और पीएम का रेस में, पीएम योगी पीएम के रेस में है, यदि अगला पीएम कौन बन सकता है। और यहाँ पे लोग का जो कहना है कि जो भी मजबूत नेता होते हैं उसको पीएम मोदी और अमित शाह जो है उसको हटा देते हैं या उनको एक नई ऊर्जा के साथ नया काम दे देते हैं और या केंद्र में लाकर उनको कमजोर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जितने बड़े नेता थे उनको साइडलाइन करके एक नए यंगस्टर एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिससे कोई मजबूत ना रह सके। एक मैसेज है
कि मोदी अपने कद के बराबर किसी भी व्यक्ति को, नेता को अपने साथ उसको छोटा कर देते हैं, जिससे क्या है कि उनके खिलाफ में आवाज ना उठ सके। तो ये मैसेज को, और जो था कि दोनों, जैसे पंकज चौधरी के बनने के बाद एक पब्लिक मैसेज आया था कि अमित, इनका कद छोटा करने के लिए गोरखपुर से ही बनाया गया, जो अमित शाह के खास आदमी है, और इनसे दोनों में आपस में नहीं बनती। इस मैसेज को ये मीटिंग दिखाती है कि जो 27 में जो लोगों का जो है, जो परसेप्शन है, शर्मा जो जी, मीडिया एक, दो एक, तीन एक, चैनल एक दिखाती गंभीर है। सवाल उठता है, बीजेपी क्या देश में प्रधानमंत्री मोदी के कद के बराबर कोई नेता है क्या? अनुपम मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इतने दिनों से मीडिया में चर्चा तो ये होता रहा ना कि सीएम हटेंगे हटेंगे, पर कहीं पर इस तरह की बात तो दिखाई पड़ती नहीं है। इनफैक्ट हमको पिछला चुनाव याद आता है। पिछले चुनाव से पहले सीएम और पीएम ने एक साथ जो फोटो ऑप किया था और उसमें एक बड़ा गंभीर मैसेज दिया था कि भाई ये चुनाव हम इन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के कयास लगाए जाने के मतलब क्या है? जब विपक्षी जीत नहीं पाता है तो ये बताता है कि अंदर खाने जो डिवीजन है, या बड़ा सवाल यह है कि वाकई यूपी में संगठन कोई नया बदलाव चाहता है? क्या चाहता है? और अगर नया बदलाव चाहता है तो आपको लगता है कि चुनाव के मुहाने पर इस तरह की कोई बात हो सकती है? क्योंकि ये चर्चा तो अब कहीं से आ नहीं रही है, स्पेकुलेट किया जा रहा है। लेकिन ये नए प्रदेश अध्यक्ष आए, सबने वेलकम किया। इनफैक्ट योगी ही प्रपोज करने वाले थे, उन्होंने वेलकम किया। तो हाई कमान तो पूरी पार्टी को एकजुट रखने का प्रयास कर रहा और उसमें सफल होता दिख रहा है। पर ऐसे में फिर से इस तरह के कयास लगाए जाने के मतलब क्या है? विपक्ष है कौन पंकज जी? अगर विपक्ष का नेता कोई कुछ कह रहा है तो उसका हक बनता है, पर दिक्कत तो आ रही कि उन तमाम छोटे छोटे यूट्यूबर्स से, चैनल से, जिन्होंने ये सुबह से शाम तक पिछले 8 साल में कोई ऐसा एक महीना नहीं गया जिसमें इन चैनलों ने योगी आदित्यनाथ को 1 दर्जन बार ना हटाया हो। उसका जो आप बात कह रहे हैं, जिस फोटो ऑप की बात आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो फोटो ऑप किया नहीं गया था, वो करना मजबूरी हो गया था, क्योंकि चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि योगी को हटा देंगे। तो वो तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में फोटो ऑप कंधे पे हाथ रख के चर्चा करते हुए, गुफ्तगू करते हुए फोटो ऑप कराया, ये दिखाने के लिए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहां तक बात समझिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो जनता के साथ इतनी रेजोनेट करती है कि भाई उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त है। मैं जमाने से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने देखा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि योगी आदित्यनाथ को पॉलिटिकल क्लास पे बहुत यकीन नहीं है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में अपना गुट नहीं बना पाए, अपनी कोठरी नहीं बना पाए, और उनको इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो वो भाई अपने हिसाब से शासन कर रहे हैं। विधायक नाराज, आपको याद होगा 2019 में जब योगी को मुख्यमंत्री बने बमुश्किल 2 साल हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में धरने में बैठ गए थे योगी के खिलाफ। ये पहली बार ऐसा हुआ। आप योगी की शैली इस तरह समझिए कि 2022 के चुनाव के ठीक पहले, मतलब आप सोचिए विधानसभा चुनाव शायद 2024 में, मतलब चुनाव के पहले योगी ने टीवी पे आकर कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि दलाली बंद कर दें। आज तक आपने किसी मुख्यमंत्री को टीवी पे अपने ही कार्यकर्ताओं को दलाल कहते सुना है क्या? नहीं। तो लेकिन वो अपनी योगी की शैली है, तो वो उससे पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, विधायक नाराज हो सकते हैं, सांसद मंत्री नाराज हो सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि जनता पसंद कर रही है, पब्लिक पसंद कर रही है योगी को। अभी भी जहां भी वो जाते हैं, आप देखिए उन इलाकों में लोगों को योगी सुनने आते हैं जहां पे लोग हिंदी समझते भी नहीं। दूसरी बात सुने, लगातार एक बात हो रही है कि साहब योगी को हटाना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। मैं हमेशा इस पे नहीं जाता, मैं आंकड़े देखता हूं। आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये बता रहे हैं कि कहीं भी चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ को जितनी रैलियां दी जाती हैं वो कभी कभी अमित शाह से भी ज्यादा होती हैं। और ये रैली लगाता कौन है? खुद अमित शाह लगाते हैं। तो अगर भाजपा को किसी आदमी का कद कम करना है तो उसको अमित शाह के बराबर या उनसे ज्यादा रैली देने का क्या मतलब है? ये एक, मुझे लगता है कि आंकड़ों पे ये बात सही नहीं बैठती। और फाइनली एक बात आप समझ ले कि
योगी खुद अभी उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहाँ पे एक इतनी बड़ी लॉबी है जो चाहती है। अब अच्छा, पॉलिटिशियंस उनसे परेशान है। आपको मालूम है, ब्राह्मणों के सहभोज की बात होती है, उसके पहले क्षत्रिय विधायकों का कुटुंब हुआ, उसके बाद ये कुर्मी विधायकों का हुआ, उसके बाद लोध विधायकों का हुआ। 4 तो ये जातिगत सभाएं विधायकों की सामने है, लेकिन हर बार एक नैरेटिव बनाया जाता है कि ब्राह्मण नाराज है, और वो नैरेटिव बनाने, अच्छा 4 ब्राह्मण विधायक नाराज होने से ब्राह्मण पब्लिक नाराज होना तो अलग बात है ना। आपको याद होगा जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो एक नैरेटिव बनाया गया था कि ब्राह्मण नाराज है। फिर वो श्रीकांत त्यागी वाला मामला हुआ था नोएडा में, अब तो ब्राह्मण पूरा गया हाथ से। पता चला कि इस बार 2022 में क्षत्रियों से बढ़ के ब्राह्मणों ने, उनका ज्यादा परसेंटेज हो गया ब्राह्मणों को वोट देने का। तो योगी इज वेरी पॉपुलर। अब उसमें विधायक नाराज हो जाए तो, सांसद नाराज हो जाए तो, मंत्री नाराज हो जाए तो, उप मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, कोई भी ना। दिक्कत कहाँ है, 2 डिप्टी सीएम हैं, एक डिप्टी सीएम अपनी सीट हार चुके हैं और दूसरे डिप्टी सीएम अभी अभी बसपा से आए हैं, तो उनका भाजपा में कोई वो नहीं बनता। योगी अभी भी अनचैलेंज्ड है। अभी इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अब उनसे कोई ऐसा लगाव है। भाई देखे, एक बेसिक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, इसको बुरा मत मानिएगा पंकज भाई, आपके स्टेट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के बिहार बनने में बहुत समय नहीं था। योगी आए, उन्होंने उसको रोका ही नहीं, एक तरह से यू टर्न दिया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, और ये बातें जनता के बीच में रेजोनेट करती हैं। सोच के देखिए, एक बीमारू प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कारखानों का जाल बिछ गया है, इसलिए कि टेम्पल टूरिज्म हिट हो गया है, मंदिर पर्यटन नाम की चीज हिट हो गई है। जिस शहर में लोग कदम नहीं रहते तो उस शहर में जगह नहीं मिल रही है, इतनी पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो यस, योगी मॉडल है, 2 जगह सक्सेसफुल मुझे नजर आ रहा है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी तक अब बुलडोजर चलाने की बात करने लगी है, और दूसरे उनका ये जो टेम्पल टूरिज्म मॉडल है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है योगी ने, इसमें आप इसको नहीं डिनाई कर सकते। अब 4 विधायक यहाँ नाराज हो जाए, 4 सांसद वहां नाराज हो जाए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। पंकज भाई आप जानते हैं मैं एकदम थोड़ा ब्लंट बोलता हूँ। नहीं, पर आप जो बोलते हैं आपके आइडियाज बड़े क्लियर होते हैं और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। पर इससे आगे का सवाल यही है कि चलिए भाई, जीत होती है, योगी सफल हैं, वर्मा उनके जी 2 कुछ मॉडल। वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं पंकज भाई। क्या क्या? संदीप वर्मा जी उंगली नहीं, उठाकर मेरी बात तो शायद हाँ कुछ हाँ, टिप्पणी वर्मा जी करना आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए पूछिए पूछिए, जरूर पूछिए। नहीं नहीं, मैं ऐड करना चाह रहा था बल्कि मिश्रा जी की बात का, कि देखिए अब ना बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी 3 तरीके के लीडरशिप पे काम कर रही है। तो पहली पीढ़ी तो मैं मानता हूं कि राजनाथ सिंह, मोदी जी और बाकी ये लोग वाली पीढ़ी है। तो अब ये लोग पीढ़ी कहीं ना कहीं संरक्षक भूमिका में आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी पीढ़ी अमित शाह जी वाली है, और बाकी जो है, बाकी उनके साथ के जो मंत्री हैं वो लोग हैं। तीसरी पीढ़ी मुझे लगता है कि नितिन नवीन है, योगी आदित्यनाथ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा, जैसा आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है को मौका दिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में उनको बड़ा मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि जब योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात अगर देखा जाए, हर जगह पे, हर स्टेप पे, तो हर जगह वो सफल हैं। और साथ ही साथ आप देखिए कि उनकी रैलियां ही नहीं, वहां पे जो परफॉर्मेंस है उनका, रैलियों का कन्वर्जन है जो सीटों का, वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। और लोग सुनने के लिए आते भी हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। समस्या ये है कि उनके जो पैरेलल पावर काम कर रही है, वो उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहती। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को आने वाले भविष्य में केंद्र की राजनीति में देखा जा सकता है, और ऐसी तैयारी भी चली, क्योंकि भाजपा इस तरीके की अचंभा कहते हैं ना कि रिजल्ट देने वाली है, और अजीब तरीके की लोगों को खड़ा करने वाली है कि जिसको कोई जानता भी नहीं था, एकदम से वो बाहर निकल कर आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को मौका दिया जाएगा, और ऐसा नहीं कि उनको हाशिए पे खड़ा किया जाएगा। मैं आप ही की बात को नहीं, ऐड पर ऑन करना चाह रहा था। इतनी मिश्रा बड़ी जी, पार्टी है, पैरेलल पावर पंकज भाई का खड़ा एक होना, बात मैं भी पैरेलल पावर का खड़ा होना कौन सा अजूबा बात है? अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है, पैरेलल पावर तो खड़ी होगी ही होगी, कंपटीशन बेहतर होगा, आपको बेहतर डिलीवर करने का प्रेशर होगा, इसमें मैं कुछ अजूबा नहीं देखता हूं। अनुपम नहीं जी। पंकज जी, समस्या एक बात मैं थोड़ा ऐड कर दूं इसमें। मैं कहना भूल गया था, और आज जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था, मैं थोड़ा पहले निकलूंगा, मेरा कमिटमेंट है।
देखिए, एक बड़ी अजीब चीज सामने आई है। आरएसएस, जिससे हमेशा योगी जो अपना वो चलाते थे हिंदू युवा वाहिनी, उसे कहा जाता था कि आरएसएस के पैरेलल एक दूसरी वो चला रहे हैं। हकीकत ये है कि योगी जब से सत्ता में आए उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर रखा है, पहली बात। और पिछले 1 साल के अंदर मोहन भागवत और योगी की जितनी मुलाकातें हुई हैं पहले कभी नहीं हुई। आरएसएस बहुत खुल के सपोर्ट ही नहीं कर रही है। अभी जो लेटेस्ट बयान निकल के आया आरएसएस से मुश्किल से 15 दिन पहले कि योगी के विरोध को उस पार्टी से विद्रोह माना जाएगा। तो इतना ज्यादा अनकंडीशनल सपोर्ट आरएसएस का योगी को आ रहा है, कहीं ना कहीं आरएसएस को लग रहा है कि साहब ये कमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद मुझे आज की तारीख में योगी के लिए कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो रोड़ा कहलाए। अब वो ठीक है, एक पार्टी की लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, एक लंबी प्लानिंग में, जैसा वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई उनको केंद्र में लाएं या कहीं आगे ले जाए, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आज की तारीख में योगी के लिए कोई रोड़ा नजर नहीं आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप किसी भी बात का दोष दें, एक बात का दोष नहीं दे सकते कि उनको राजनीति नहीं आती। इतना उनको समझ में आता है कि कौन सा नेता पॉपुलर है और कौन सा नहीं। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं अन्य पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। दरअसल चर्चा बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, और कुछ नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है। आकाश सक्सेना, रामपुर में इन्होंने किसको हराया? मुझे लगता है आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक है मिश्रा जी, क्योंकि पहले भी मैं चर्चा करता रहा हूं, क्योंकि अगर आजम खान को कोई रामपुर में हरा देता है तो भाई वो उसको तो पुरस्कृत होना चाहिए। चर्चा ये है कि आकाश सक्सेना ने सिर्फ हराया नहीं है, आकाश सक्सेना ने आजम खान को जेल भी पहुंचाया है, उन्हीं के एफआईआर पे जेल गए। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि महेंद्र सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के भाजपा प्रभारी और एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मंत्री पद के दौड़ में है। कहा जा रहा है भूपेंद्र चौधरी भी दौड़ में है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रभारी और पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा भी दौड़ में। अगर आप पॉलिटिकल केमिस्ट्री देखें, क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन, तो आपको लगता है कि 6 और मंत्री जो बनाए जा सकते हैं, उनमें कौन कौन से नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है? अनुपम जी। मैं अभी देखिए के शर्मा साहब ने पूजा पाल का नाम दिया। पूजा पाल चूंकि हमारे जिले से पड़ोस से आती हैं, इसमें दो राय नहीं कि पूजा पाल को आगे लाने का प्रयास हो सकता है, खास तौर से इसलिए क्योंकि पाल समाज को अखिलेश यादव भी पीडीए के नाम पे इंकरेज करते रहे हैं। बाकी आकाश सक्सेना वगैरह का कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं मालूम। एक मोटी सी बात जान लें, और ये मेरा आज इसको मेरा पार्टिंग कमेंट समझ लें। हाँ, एक आदमी की मैं बात जरूर करता हूं। जब 2022 में चुनाव हुआ था तो 2 मुद्दों पर लड़ा गया था, एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे बिजली की बहुत बेहतरीन सर्विस। तो श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग में बहुत अच्छा काम किया था। उनकी जगह जो एनके शर्मा आए हैं, जो कि प्रधानमंत्री पीएमओ से आए हैं, उनका श्रीकांत शर्मा का काम जितना अच्छा था, एनके शर्मा के काम से उतनी ही शिकायत बताई जाती है, उतनी ही शिकायत बताई जाती है। के शर्मा, के हाँ। तो अब आप इसको इस तरह देखें कि श्रीकांत शर्मा कैसे परिदृश्य से गायब हो गए, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो कैसे कैबिनेट से गायब हो गए, क्यों उनको वापस नहीं लिया गया, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजों में से एक है। एक बात मैं चलते चलते जरूर कह दूं कि वो भाई श्रीकांत शर्मा तो अपने डिपार्टमेंट को उन्होंने बहुत हाँका, वो इकलौते मंत्री थे जिनकी अपने विभाग में चलती थी, वरना अभी तो पूरा का पूरा सेशन बीत जाता है, मंत्री अपने विभाग में 0 सेशन डिक्लेयर कर देता है, एक ट्रांसफर नहीं कर पाता। और उत्तर प्रदेश में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ के मंत्री थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकते। इस तरह आप समझ लीजिए, डिप्टी सीएम्स के अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। तो ये आज की तारीख में इट इज अ वन मैन शो। लेकिन मैं जैसा कहा, तस्वीर के 2 पहलू हैं। तस्वीर का एक बुरा पहलू ये है कि वन मैन शो है, तस्वीर का अच्छा पहलू ये है कि उस वन मैन शो को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। चलिए, वन मैन शो को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है, और ये भी सच बात है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप कुछ भी करते हो, अगर हाँ आप कुछ भी करते हो सकता है दूसरा पहलू लोगों को पसंद ना आए, लेकिन आप सफल हैं। मैं एक तो आप छोटी सी बात आपको पंकज भाई बता दूं कि मैं जहां पे बैठा हूं प्रयागराज में, ये प्रयागराज में जहां जिस जगह बैठा हूं वो भाजपा की सीट है। भाजपा की सरकार में भाजपा की सीट पे भाजपा के मुख्यमंत्री आए
और स्थानीय भाजपा का विधायक उनसे मिलने के चक्कर में पुलिस के हाथों पिट गया। अब इसको समझ लीजिए। चलिए, ये भी बड़ा नायाब उदाहरण है और शायद यही वजह है कि कई बार लोग नाराज होते हैं या उनकी बातें सामने आती हैं, कार्यकर्ता दुखी हैं, नेता दुखी हैं, तो उसकी ये वजह हो सकती है। फिलहाल हम इस बात को और भी आगे बढ़ाएंगे और हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार और नाम कौन है। इन दिनों आप देखें तो ब्रजभूषण सिंह भी बहुत चर्चा में है और ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण की भी चर्चा है कि प्रतीक भूषण भी मंत्री हो सकते हैं, ठाकुर रामवीर सिंह भी मंत्री हो सकते हैं और सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह भी मंत्री पद के दौड़ में हैं। रुद्र जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, कई नामों की चर्चा है, भूपेन्द्र चौधरी, महेंद्र सिंह, आकाश सक्सेना, राजेश्वर सिंह, श्रीकांत शर्मा, ब्रजभूषण जी के बेटे प्रतीक भूषण, इन सब नामों की चर्चा है। और दरअसल कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन, जाति संतुलन, इन तमाम चीजों को संतुलित करने का प्रयास है और इसीलिए हाईकमान से टिक मरवाने के लिए आया गया था कि आप ग्रीन सिग्नल दीजिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता और संगठन का भी समन्वय हो, क्षेत्रीय संतुलन भी हो और जाति संतुलन भी हो, ताकि मिशन 2027 में हम पूरे तरीके से कामयाब हो। देखिए, अगर जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो कोई ठाकुर मंत्री नहीं बन पाएगा। कारण क्या है कि मुख्यमंत्री पे पहले से इसी बात का आरोप है और मुख्यमंत्री हैं वो। हाँ, ये हो सकता है पूजा पाल का जो बात हो रही है, इसलिए हो सकता है कि पूजा पाल एक तो सपा से आई हैं, महिला चेहरे के तौर पर भी हैं और पाल समाज से भी हैं, तो उनका मंत्री बनाना बन सकता है। श्रीकांत शर्मा का नाम इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि बहुत समय से वो वनवास काट रहे हैं, कहीं चर्चा में नहीं है, लेकिन अगर श्रीकांत शर्मा आते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि वो जमीनी नेता हैं, अपने समय में उन्होंने अच्छा काम भी किया है और जनता के बीच उनकी पैठ अच्छी है। लेकिन जो बाकी आप नाम बता रहे हैं वो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अपने आप को मार्केट में उछालने की कोशिश करते हैं, वो समीकरण में कहीं नहीं बैठ पा रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि कम से कम अगर मान लीजिए 6 अगर हम बात कर रहे हैं 6 मंत्री की या कुछ और मंत्रियों को हटाया जाएगा तो उसमें से कम 2 या 3 महिलाओं को लाया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है किसी यादव को भी मंत्री पद मिल सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के समीकरण में बैठता कौन है। इस तरह के कुछ लोगों को लाया जाएगा। कारण क्या है कि बाकी लोग तो अपने हिसाब से सेटल हैं। कोई ऐसा मुझे जातिगत अपर कास्ट में समीकरण नहीं दिखते हैं कि जहां पर कोई चीज मिसिंग है। जो पीडीए से रिलेटेड जातियां हैं उसके समीकरण बनाने की बात हो सकती। भूपेंद्र चौधरी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको कहीं सेटल करना है तो उनकी संभावना बन सकती है कि वो कहीं पे मंत्री पद में सेट बैठें। लेकिन बीजेपी में ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि अध्यक्ष पद पे रहते भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं माना गया है कि बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको भी मंत्री पद बनना एकदम श्योर नहीं है, लेकिन उनकी संभावना में हम देख सकते हैं। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि 2-3 ऐसे नाम आएंगे कि जो थोड़े से युवा चेहरे हैं और जो एमएलसी से नहीं आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमीनी नेता हैं। जैसे बुंदेलखंड से आप देख लीजिए कि बुंदेलखंड को भी एक आध मंत्री मिल सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड में भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में। तो इस तरह के समीकरण आएंगे जिसमें कुछ नए लोग आएंगे और मुझे लग रहा है 3-4 मंत्रियों के मंत्री पद जा सकते हैं। कारण क्या है कि उनको सिर्फ एमएलसी होते हुए मंत्री पद बनाया गया है और पिछले 2-3 सालों का अगर आप कार्यकाल देख लेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ए.के. शर्मा जी का भी मंत्री पद जा सकता है। कारण क्या है कि जैसे ए.के. शर्मा जी जब आए थे, आपको पता होगा कि ये बड़ा हो हल्ला मचा था कि वो सीधे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ऊर्जा मंत्री बनते हुए भी उनकी जो स्थिति है, अभी जैसे अनुपम जी ने बताया कि बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती और वो काफी समय से वो भी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कई मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पद जा सकते हैं। कारण क्या है कि अब आपको चुनाव में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव जीत चुके हैं और किसी को भी आप मंत्री बना देते हैं। अब आपको वोट चाहिए और मुख्यमंत्री इस चीज को बड़े स्पष्टता से जानते हैं कि वोट कैसे आता है। अगर वोट की राजनीति होगी और आपके पास वोटर नहीं, आप कनेक्ट कर पाएंगे, लोगों के जमीनी नेता आप नहीं रहेंगे, तो आप वोट नहीं ला पाएंगे। और खास करके
जब से 2014 के परिणाम आए हैं उसके बाद जो विपक्ष है, अखिलेश यादव या मान लीजिए जो कांग्रेस गठबंधन करेगी या जिसके साथ भी आगे करेगी, उनका मनोबल बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर बड़ी गौर से उस चीज़ को देखा जाएगा कि कहीं ऐसी कोई चीज़ चूक न हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मंत्रियों की संख्या नगण्य ही रहेगी। उसमें से हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को रिप्लेस करके, जैसे AK शर्मा को रिप्लेस करके आप किसी को ला सकते हैं तो ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, या कोई और ठाकुर मंत्री को हटा करके ठाकुर ला सकते हैं। बाकी नए किसी लोगों को जोड़ने की मुझे संभावना नहीं दिख रही है। महिलाओं की संख्या इस बार बढ़नी चाहिए, ये मुझे उम्मीद लग रही है कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, वो शिव प्रकाश जी के करीब हैं, ये योगी जी के करीब हैं, इसलिए उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भाई वो मंत्री थे, उनको हटाया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, अब प्रदेश अध्यक्ष पर पंकज चौधरी आ गए। तो भाई जाटों को अकोमोडेट करने के लिए आपको उनको एक मंत्री पद देना पड़ सकता है, इसकी चर्चा इसलिए है। और ख़ास तौर पर मैंने और तमाम नाम लिया, आकाश सक्सेना, वजय बता दिया, फिर और कई नाम लिए, राजेश्वर सिंह से लेकर के और कई नामों की चर्चा है, वो भी हमने बताई। और इसी सवाल का जवाब मैं ले रहा हूं, लेकिन एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने PDA की बात की, मुझे याद आता है अनुपम जी, मैं आ रहा हूं संदीप जी आपके पास भी, KK शर्मा जी के पास, लेकिन मुझे याद आता है जब नितिन नवीन को बनाया गया तो अखिलेश यादव का रिएक्शन आपको याद होगा, ये PDA कहां गया, नितिन नवीन तो PDA में नहीं आते। तो आपको नहीं लगता कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जैसा कि अभी रुद्र जी ने बताया, मंत्रिमंडल के विस्तार में PDA का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर मिशन 2027 के लिए। कैसे देखते हैं अनुपम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संदीप वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे रुद्र जी कि इस बार जो है ब्राह्मण चेहरा थोड़ा सा, या फिर मैं बात करूं कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में जैन समाज भी आते हैं, अल्पसंख्यक में जो है और बाकी लोग भी आते हैं, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि PDA का जिस तरीके से आंकड़ा बनाया गया है तो कहीं ना कहीं इनको, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अशोक कटारिया जी को पश्चिम उत्तर प्रदेश से मौका दिया जा सकता है, क्योंकि इनका नाम भी काफी चर्चा में है और ये भी जमीनी स्तर पे काफी अच्छा काम कर, गुर्जर के बड़े नेताओं में से एक आते हैं, तो इनका भी नाम चल रहा है। और मुझे लगता है कि भूपेंद्र, देखिए मैं अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करूं तो वो भी प्रदेश अध्यक्ष, वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिए थे, लेकिन बाद में उनको दूसरे जगह ले गया गया। इसी तरीके से दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको भी मौका दिया गया, लेकिन उस तरीके से नहीं दिया गया। जरूरी नहीं है कि उनको मौका दिया ही जाए, हो सकता है कि भूपेंद्र चौधरी जी को केंद्र में भी मौका मिल सकता है, उत्तर प्रदेश में मौका न मिलने के बजाय। तो जाटों के नेता जरूर है, लेकिन जाट में भी और बहुत सारे नेता हैं अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे उनको मौका दिया जा सकता है। और देखिए, बीजेपी जाने ही जाती है कि कुछ आश्चर्य करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। और देखिए बीजेपी का, मैं पंकज जी एक बात आज जरूर आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी अभी पूरा रिफॉर्म पे काम कर रही है, अपनी लीडरशिप पे रिफॉर्म ला रही है और यंग एज को मौका दे रही है, युवाओं को मौका दे रही है। ये मैसेज ऑलरेडी नितिन नवीन के थ्रू दे दिया गया है कि अब 50 से जो नीचे वाले होंगे उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी 2047 की तैयारी में है। 2027 2029 तो ठीक है, लेकिन बीजेपी को यह भी दिख रहा है कि अगले 2047 तक हम अपनी जो संगठन है और बाकी जो कैबिनेट में लोग हैं, आने वाले भविष्य में जो लीडर बनेंगे वो किस तरीके रहेंगे, तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये भी PDA का जो फार्मूला आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी भले चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो सोच है वो दूसरे तरीके के हैं, युवाओं चेहरे पे ज्यादा फोकस होगा। ये बात जरूर है कि महिलाओं को इस कैबिनेट में मौका मिलेगा। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में PDA तो मुद्दा होगा ना, आपको उसको काउंटर तो करना पड़ेगा ना। बीजेपी अगर काउंटर नहीं करेगी तो लोकसभा में जो हश्र बीजेपी का हुआ था वो हो सकता है, उसकी संभावना है। और वैसे भी अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, क्योंकि 54 मंत्री में अगर आप देखेंगे तो 22 पिछड़ी जाति से हैं, 21 सामान्य जाति से और 8 शेड्यूल कास्ट हैं, 1 शेड्यूल ट्राइब्स है, 1 सिख है और 1 मुस्लिम है। लेकिन इस सब के बावजूद आप 6 नए मंत्री बनाते हो, तो आपने ज्यादा किसको बनाया?
कम किसको बनाया। जिस उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अखिलेश यादव इसी मुद्दे को चर्चा में लेके जा रहे हैं, और अभी खबर यह भी आ रही है कि अखिलेश यादव सामान्य सीटों पर भी दलित को चुनाव लड़ाएंगे, उनको टिकट देंगे, ये भी खबरें आ रही। तो आपको नहीं लगता के शर्मा जी दबाव बीजेपी पर होगा, और खास तौर पर 6 मंत्री होंगे, उनमें से ज्यादातर पीडीए के तहत देखते हुए मंत्री बनाया जाएगा ताकि अखिलेश यादव का दाव सफल ना हो सके? कैसे देखते हैं आप? पंकज जी, ये बात सही है कि जब 6 जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला लाया गया और समाजवादी पार्टी उस पीडीए के तहत काफी सीटें जो उनके पास बढ़ी जो पहले से, और जैसा हमारे पत्रकार अनुपम जी बताए कि दिल्ली का जो लाल किला का जो झंडा है वो लखनऊ से चलता है। तो यदि आप यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीट नहीं लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान, और बिहार और यूपी इस मामले में हमेशा रहा है कि सत्ता कहीं किसी भी कोई भी नेता बने, बट ये बिहार और यूपी से आपको ज्यादा से ज्यादा सीट लाना पड़ेगा। और उसके लिए पीडीए का जो तोड़ है वो है कि जिस जाति में आपका नुकसान हुआ है, जहां से आपके नेता हार गए हैं या जहां पकड़ ढीली हुई है, उस जाति के यदि मंत्री को बनाते हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये 6 तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में जो पुराने जो 54 है उसमें से 5-7 हटाए भी जाएंगे और नए चेहरे को लाया भी जाएगा, पुराने 5-7 हटाकर, और उसमें पार्टी के पद को दिया जा सकता है, उनको नई काम दिया जा सकता है कि जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं उनको हो सकता है कि पार्टी में उनको नया काम दे दिया लेकिन जाए। ये प्रमोशन डिमोशन की बात है ना, रुद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रमोशन भी होगा, डिमोशन भी होगा, पीडीए को भी ध्यान में रखा जाएगा, अखिलेश यादव को जवाब भी देना पड़ेगा। वजह बहुत साफ है, अखिलेश यादव बड़े क्लियर है कि भाई दलितों को भी हम सामान्य सीट पर लड़ाएंगे। दरअसल उनकी नजर मायावती के वोट बैंक पर भी है, और एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की हिस्सा होंगी, ये भी एक चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उधर भी देख रही है। आपको लगता है मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और उस हिसाब से विस्तार होगा? देखिए, पीडीए पर ही ध्यान दिया जाएगा। कारण क्या है कि अभी बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पीडीए है। मैं उसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा था कि राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उस बात को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश से केंद्र में भेजा जा सकता है। जो समस्या हो रही है, जो कम्बिनेशन बैठाने में कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कम्बिनेशन नहीं बैठ रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो इस तरह की चीज़ों में शामिल हैं या जिनका नाम आ रहा है, उनको हो सकता है राज्यसभा के माध्यम से उनको केंद्र में भी भेजा जा सकता है। लेकिन आपको सीधा सा मेरा जो मानना है कि पीडीए ही असर दिखाएगा। कारण क्या है कि पीडीए की फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, तो उस फॉर्मूले पर बार बार, जैसे उनका आपने देखा होगा किसी भी मुद्दे पर उनका कमेंट इसी बात पे आता है कि पीडीए कहाँ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 60% आपको पीडीए दिखाई देगा, चाहे वो मंत्रिमंडल की बात करी जाएगी और या इस बार राज्यसभा के जो चुनाव हैं जिसमें यूपी की काफी अच्छी खासी सीटें राज्यसभा में हैं, तो उस हिसाब से भी मुझे पीडीए आपको नजर आएगा। कारण क्या है, 27 के चुनाव में बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। चलिए, पर ब्राह्मण भी मुद्दा होगा वर्मा जी, क्योंकि ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं तो एक दबाव उसका भी तो होगा ना। चलिए, मुख्यमंत्री हैं, देखिए ठाकुर हैं, पर भगवा पहनते हैं, उनको हिंदू के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन चलिए, जाति एक सच्चाई है पॉलिटिक्स की। आपको लगता है कि ये जो दबाव है ये मंत्रिमंडल विस्तार पर असर डालेगा? क्योंकि अगर ब्राह्मण विधायक मिल रहे हैं ठीक उसी तरीके से जैसे अन्य जातियों के विधायक मिल रहे थे, तो आपको लगता है इसका असर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और देखिए, एक नाम पे चर्चा अभी नहीं हुआ पंकज जी, मुझे लगता है करना भी चाहिए, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भी लाइमलाइट में है और वो भी मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और उन्हीं से कनेक्ट होके भी पूजा पाल भी कनेक्ट हुई, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको भी मौका मिलेगा। आप एक बात कहने चाह रहे थे मैं कि देखिए, युवा पूरा फोकस रहेगा, महिला फोकस रहेगा और पीडीए फोकस रहेगा।
ब्राह्मण जरूर मौका मिलेगा, लेकिन कुछ नए चेहरे को मिल सकता है। हो सकता है जो चेहरा कुछ होंगे वो रिपीट ना होंगे, उनको संगठन में भेजा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे नए चेहरे लाएंगे। जैसा कि आप कह रहे थे पंकज जी, आकाश सक्सेना के बारे में, आकाश सक्सेना के बारे में अंदर खाने भी चर्चा हुई है दिल्ली के अंदर कि आकाश सक्सेना को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा उससे पहले भी हुई थी जब 2024 का चुनाव चल रहा था, तो उस टाइम पे भी चर्चा हुई थी। तो आकाश सक्सेना को भी मौका मिल सकता है, जहां तक मेरे अपने सोर्सेस बता रहे हैं। और जो है पांडे को भी जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि उसी के बहाने जो है उनको मौका दिया जा सकता है। सलभ मणि त्रिपाठी जो वो भी पूर्वांचल से ही आते हैं, उनको भी हो सकता है, क्योंकि वो भी डैमेज कंट्रोल के तौर पे काम करते हैं, बीच बीच में वो भी अपने वक्तव्य देते रहते हैं, तो हो सकता है उनको भी मौका के तौर पे दिया जा सकता है, क्योंकि वो भी युवा चेहरे हैं और कहीं ना कहीं वो फिट बैठते हैं इन सब चीजों के लिए, और काफी पॉपुलर भी हैं वो उस क्षेत्र के अंदर, तो वो भी एक मौका दिया जा सकता है। और जहां तक ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मणों को उन्हीं के माध्यम से, मनोज पांडे और बाकी के माध्यम से इस चीज को डैमेज कंट्रोल को जो है मैनेज किया जा सकता है। रही बात पीडीए की, जरूर पीडीए पे फोकस रहेगा और महिलाओं पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि युवा चेहरे के साथ साथ अगर पीडीए के अंतर्गत आता है, पिछड़ी जाति आता है। और देखिए अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया बात कहा था कि ए मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, ए मतलब अगड़ा भी है हमारी नजर में। तो ऐसा नहीं है कि इस बार जब चुनाव होगा 2027 का, तो सिर्फ अखिलेश यादव जो है पीडीए पे ही फोकस करेगा, अगड़े पे भी बहुत फोकस है। वो भी बहुत सारे, अभी ब्राह्मणों का जब हुआ था ना ये मीटिंग, तो वो भी अभी उनका कई सारे ट्वीट आया था कि देखो इसमें से भी आएंगे, सपाई बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका भी सोच फोकस है कि जो नाराज है बीजेपी से उनको अपने पाले में डालना। एक को लेके मैं ही कंफ्यूज हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि अखिलेश खुद कंफ्यूज है कि भाई ए का मतलब दरअसल मतलब क्या है। उनको जब जो सूट करता है उसका नाम वो ले लेते हैं और इसी को राजनीति कहते हैं। बहरहाल ये जो चर्चा हुई, 3 दिग्गज दिल्ली में थे और कहा जा रहा है क्या होगा यूपी में, इसकी चर्चा बड़ी जोरों पर है। सवाल ये उठता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मौका मिलेगा। सवाल ये भी उठता है कि संगठन और सत्ता के बीच में समन्वय कैसे कायम होगा। सवाल ये भी उठता है कि सीएम आए थे तो 2 डिप्टी सीएम दिल्ली क्यों पहुंचे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। लेकिन कहते हैं ना कि यूपी की सियासत जब भी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है तो वो सिर्फ यूपी की नहीं रह जाती, बल्कि पूरे देश में चर्चा होती है। इसलिए योगी दिल्ली पहुंचे, चर्चा पूरे देश में हो रही है। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। अनुपम मिश्रा जी, के शर्मा जी, संदीप वर्मा जी और रुद्र प्रताप सिंह, आप तमाम मेहमानों का अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।